नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफबी मल्टी अफेयर्स टीवी की जानब से अब्दुल बासित आपकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता है और अपनी जान पर खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है ये अभी तक लोगों के ज़ेर मौसू है और पाकिस्तान में तो इसके बारे में बहुत सी खुशियाँ मनाई जा रही हैं और हर चैनल और अखबार जो है इसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा है। और बात कुछ चूँकि जज्बाती है और मजहबी रंग है इसमें, इसलिए लोग जो हैं इसके साथ जज्बाती वाबस्तगी का अजहार भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अमरीकी फ़ौज जो मशरिक़ वस्ती में तैनात है मुख्तलिफ़ ममालिक में उसका अगर जायज़ा लें तो उसका जायज़ा लेने के बाद आप खुद ये फ़ैसला कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए वहाँ उनको सिक्योरिटी फराहम करना कितना आसान होगा या कैसे मुमकिन होगा। तो इस लिहाज से आइए आज हम जायज़ा लेते हैं कि मशरिक़ वस्ती में जो अरब ममालिक हैं उनमें अमरीकी फ़ौज की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले हम बहरीन का जिक्र करते हैं। बहरीन में खलीज, बहरा अहमर, बहरा अरब और उसके बहरा हिंद के कुछ हिस्सों की ज़िम्मेदारी अदा करने वाला 5th फ्लीट जो है अमेरिका का वो वहाँ तैनात है और वो इस सिलसिले में जो है वो इस सारे इलाके की देखभाल करता है। अब ये कतर का जायज़ा लेते हैं। कतर दोहा के बाहर रेगिस्तान में 24 हेक्टर पर मुश्तमिल एक अमरीकी फ़ौजी अड्डा कायम है और वो USA की एयर बेस है। उसमें 10,000 फ़िज़ाइया के जो नौजवान हैं उनके वो तैनात हैं वहाँ, और ये सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। मगरब में मिस्र और मशरक़ में पाकिस्तान तक फैले हुए इस पूरे इलाके के लिए ये अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों की हदायत जारी करता है। मशरिक़ वस्ती में ये सबसे बड़ा अड्डा है। इसके बाद आप देखते हैं कि कुवैत कैंप जो है आरफ जान, वहाँ अमेरिका के सेंट्रल कमांड अल तस्लीम एयर बेस का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। 1999 में ये कायम किया गया। इराक़ की सरहद से 40 किलोमीटर है और इसे दी रॉक के नाम से जाना जाता है। कुवैत के शुमाल मगरब में 2003 में इराक़ की जंग के दौरान एक और अड्डा कायम किया गया जो इराक़ और शाम में तैनात अमरीकी फ़ौजी जो हैं और यूनिट्स हैं जो उनके लिए एक अहम किरदार अदा कर रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात में अबू धाबी के जनूब में वाक़या अल ज़फ़र एयर बेस अमरीकी फ़िज़ाइया के लिए एक अहम मरकज़ है। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये बेस इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ कलीदी मिशन के साथ साथ जासूसी का अड्डा भी है। दुबई में जबल अली बंदरगाह मशरिक़ वस्ती में अमरीकी बहरिया की सबसे बड़ी बंदरगाह है, जो अगरचे बाकायदा फ़ौजी अड्डा तो नहीं है लेकिन वहाँ अमरीकी जहाज़ों की बाकायदगी से मेज़बानी की जाती है। अमरीका अभी भी इराक़ के मगरबी सूबा में अल अंबार में एन अल असद की एयर बेस पर मौजूद है जो नेटो की कार्रवाई में मदद देता है। शमाली इराक़ में कुर्दिस्तान के इलाका में अरबील एयर बेस अमरीकी और उसके इत्तेहादी अफवाज के लिए तरबीती और जंगी मशकों का मरकज़ है। सऊदी अरब में 2321 अमरीकी फ़ौजी सऊदी हुकूमत के साथ मिलकर काम करते थे, जिनकी तादाद बढ़ाकर अब 15,000 कर दी गई है। ये फ़ौजी फ़िज़ाई और मिज़ाइल दिफाई सलाहियतें फराहम करते हैं। इनमें से एक हिस्सा रियाज से 60 किलोमीटर जनूब पर प्रिंस एयर बेस पर तैनात है। उर्दन कांग्रेस लाइब्रेरी की 1924 की रिपोर्ट के मुताबिक अम्मान से 100 किलोमीटर शमाल मशरक़ में मुफ़कुल सल्ती एयर बेस है। अमरीकी फ़िज़ाइया का जो एयर एक्सपीडिशनरी 332वां सेंट्रल कमांड का विंग है ये उसकी मेज़बानी करता है। और ये आप जानते हैं कि एयर एक्सपीडिशनरी विंग जो है ये सीरियल हरकत होता है और फौरी तौर पे किसी भी हमले या किसी भी एमरजेंसी में हरकत में आ जाता है। ये जो दो इस्लामी ममालिक इस्लामी भाईचारा की तरह इकट्ठे हो रहे हैं और दूसरे इस्लामी ममालिक को भी इसमें शमूलियत की दावत दे रहे हैं। क्या इन्होंने रियाज में नाइट क्लब और न्यूम शहर की प्लानिंग जो 2030 तक मुकम्मल होनी है और जिसमें $8.8 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है और उसमें इसराइल जो है वो भी फंड्स फराहम करेगा, क्या इसको रिविज़िट कर दिया गया है? और अगर इसको रिविज़िट कर दिया गया है तो क्या इसके मुताबिक इसराइल का जो उधर किरदार है
ख़त्म कर दिया गया है या नहीं। तो नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी तादाद में जो अमरीकी फ़ौज इस इलाके में मौजूद है, क्या उसकी मौजूदगी में पाकिस्तान कोई पॉजिटिव किरदार अदा कर सकता है? अगर अदा कर सकता है उसके लिए तैयारी कैसे करेगा? क्योंकि यहाँ जो मौजूद फ़ौज है या जहाँ अमरीकी टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो पाकिस्तान की हर एक हरकत को मॉनिटर करेंगे, और इससे पहले कि वो किसी ऐसे नताइज खेज़ मनसूबाबंदी की तकमील को पहुँचे, उसके बारे में क्या कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये बात जो है, इसके ऊपर इंतहाई गौर व खौज का जो है करना ज़रूरी है, और इसके लिए बेहतरीन इलाज जो है, ये पार्लियामेंट जो हमारी, उसमें इसको ज़ेर बहस लाया जाए और तमाम प्रास और कौन्स जो हैं उनका ख्याल किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो है ये पार्लियामेंट से राय लेने का रवाज नहीं है, और ना ही कोई इसमें किसी की कोई अहमियत होती है। जो ऊपर दो चार ताकतवर अदारे हैं वो फैसला कर लेते हैं, तो उसको जाके एक तरफा तौर पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत शॉकिंग है, जो अभी यूएन जनरल असम्बली में जो ट्रंप ने अपना खिताब किया है, उसमें उसने अपने ऊपर 7 जंगें बंद करने का जो है क्रेडिट लिया है, और ये भी कहा है कि नोबल इनाम जो है इसके लिए सारे लोग जो मुझे रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन किसी इस्लामी मुल्क को, जो कि इस्लामी मुल्क की जिन्होंने इवन अलहदा भी जो है उसके साथ मुलाकात की है, वहाँ ये पॉइंट नहीं उठाया कि आप अगर अमन के दाई हैं, तो जो सलामती कौंसिल में 14 मुल्क मुत्तफिक थे, आपने 15वें मुल्क होने के नाते आपने उसको वीटो क्यों किया और उसको नाकाम क्यों बनाया? ये अमन की कौन सी शाख है जिसके ऊपर आप इनाम जो है हासिल करना चाहते हैं? लेकिन फ्रांस का जो सदर है, उसकी मैं दाद देता हूँ कि उसने बड़े खरे अंदाज में जो मुलाकात में ट्रंप को कहा है, और फिर मीडिया में भी कहा है कि अगर जो है ये जंग जो है बंद करना चाहते हैं तो ये ट्रंप कर सकता है, क्योंकि वो इसराइल को जो है जंगी सामान और असला मुहैया कर रहा है। अगर वो उसकी मदद ना करे तो गज़ा में जंग हो सकती है, और अगर वो इसको जारी रखे तो गज़ा में जंग बंद नहीं होगी। तो किसी भी मुसलमान मुल्क स्वाय तुर्की के, जिसने जनरल असम्बली में बड़ी शिद्दत से आवाज़ उठाई, गज़ा में जो है वो जंग बंद हो जानी चाहिए। किसी और मुल्क ने, पाकिस्तान ने भी इवन इतनी शिद्दत से आवाज़ नहीं उठाई, और जो मुलाकात जो हुई है 6 मुल्कों की, जिसमें पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के अलावा दूसरे लोग भी शामिल थे, उन ममालिक ने भी कोई इस किस्म की आवाज़ वहाँ ट्रंप के सामने नहीं उठाई, बल्कि ट्रंप ने बाहर आके ये कहा कि इस्लामी ममालिक साथ ये कामयाब मीटिंग रही है, और उसने कहा कि ये जंग बंदी की तरफ मुफीद बात हुई है। लेकिन उसका मुतालबा ये है कि मास जो है वो जब तक इसमें से ख़त्म नहीं किया जाएगा या इसको मुल्क बदल नहीं किया जाएगा फ़लस्तीन से, तो वह गज़ा में जंग बंद नहीं हो सकती है। और उसको ये फ़िक्र है कि उसके वो जहाँ 30 कैदी और 38 लाशें जो हैं इसराइलियों की, वो भी हमें वापस की जाएं, और उसको ये फ़िक्र नहीं है, ना ही किसी मुसलमान मुल्क में के बाद के सरबराह ने उसका, जो 60,000 से ऊपर फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, उनके बच्चे जो शहीद होंगे, उनकी लाशें कहाँ हैं? उनको कौन रिकवर करेगा? और वो उनके मामला तक कैसी पहुँची? उस तबाही का कौन जिम्मेदार? नाज़रीन, इसकी एक बहुत गहराई से जो है जायज़ा लेने की ज़रूरत है।